कल की क्लास में हमने कलचुरी शासक का रतनदेव द्वितीय तक के पार्ट को कवर कर लिया था। आज की क्लास में हम पृथ्वीदेव द्वितीय से चालू करेंगे और रतनपुर के कलचुरी वंश के सभी शासकों को कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए चालू करते हैं क्लास। पृथ्वीदेव द्वितीय जो है वो रतनदेव द्वितीय के बाद यहाँ पे शासक बनते हैं। पृथ्वीदेव द्वितीय का शासनकाल 1135 से लेकर 1165 ईस्वी तक रहता है। अगर हम बात करें तो इस वंश में पृथ्वीदेव द्वितीय के सर्वाधिक अभिलेख प्राप्त हुए हैं, यानी सर्वाधिक अभिलेख कलचुरी वंश में जिसमें प्राप्त हुए हैं वो है पृथ्वीदेव द्वितीय। तो पृथ्वीदेव द्वितीय के सर्वाधिक अभिलेख प्राप्त हुए, ये आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पृथ्वीदेव द्वितीय जो है एक महान शासक रहे हैं और वो बहुत सारे क्षेत्रों को जीते हैं। तो वो कौन कौन से क्षेत्रों को जीते हैं वो देख लेते हैं। तो इनके जीते हुए प्रदेश में सबसे पहले आता है सरहरागढ़। सरहरागढ़ यानी सारंगगढ़ का क्षेत्र। तो सारंगगढ़ का ही पुराना नाम है सरहरागढ़, जिसको जीता था पृथ्वीदेव द्वितीय ने। इसके बाद है भ्रमरभद्र। भ्रमरभद्र यानी भ्रमरकोट का क्षेत्र। तो हमने छिंदक नागवंशी शासकों में भी पढ़ा था, पृथ्वीदेव द्वितीय ने कन्हर देव पर आक्रमण किया था और उसको हरा दिया था। तो भ्रमरभद्र या भ्रमरकोट छिंदक नागवंशी शासक किसको हराया था? कन्हर देव को यहाँ पर हराया था पृथ्वीदेव द्वितीय ने, और इसके कई क्षेत्रों को हड़प भी लिया था। इसके अलावा कांतार का क्षेत्र यानी महाकांतार, कोंडागांव और सिहावा के आसपास का क्षेत्र। फिर है मेचका सिहावा, वही सिहावा का क्षेत्र। इसके अलावा कुसुमभोग का क्षेत्र जो कि वर्तमान में कुसमर्रा धमतरी के आसपास का माना जा रहा है। इसके अलावा कांदा डोंगर का क्षेत्र, कांदा डोंगर यानी बिंद्रा नवागढ़ का क्षेत्र यानी गरियाबंद के आसपास। इसके अलावा काकरे का क्षेत्र यानी कांकेर का क्षेत्र। तो इतने सारे क्षेत्रों को जीता था पृथ्वीदेव द्वितीय ने, और पृथ्वीदेव द्वितीय को इन क्षेत्रों को जीतने में मदद की थी उनके सेनापति जगतपाल या जगपाल ने। क्लियर है? तो पृथ्वीदेव द्वितीय ने इतने क्षेत्र को जीता था, आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा पृथ्वीदेव द्वितीय क्या कर रहे थे? देखिए पृथ्वीदेव द्वितीय का आक्रमण कहां पे हो रहा है? भ्रमरभद्र, कांतार, मेचका सिहावा, यानी ये क्षेत्र जो है उड़ीसा से सटे हुए क्षेत्र हैं। तो उड़ीसा में इस समय गंग वंश का शासन था और यहाँ के शासक थे अनंत वर्मन चोंडगंग। तो अनंत वर्मन चोंडगंग जो है वो इससे डर जाता है कि यहाँ पर जो है यहाँ पर आक्रमण हो रहा है पृथ्वीदेव द्वितीय का बस उड़ीसा की सीमा से सटे हुए क्षेत्रों में, तो ये फिर से हम पर आक्रमण ना करे, क्योंकि इनके पूर्वज जो है वो अनंत वर्मन चोंडगंग में आक्रमण किए हुए थे। तो अनंत वर्मन चोंडगंग यहाँ पर डरता है और यहाँ पर वो हम पर आक्रमण ना कर दे, इसलिए वो खुद जाकर क्या कर देता है, कलिंग का वो क्षेत्र जो जहां पर पृथ्वीदेव द्वितीय का अधिकार था, उस पृथ्वीदेव द्वितीय के अधिकार वाले कलिंग के क्षेत्र में आक्रमण कर देता है अनंत वर्मन चोंडगंग। ठीक है, तो अनंत वर्मन चोंडगंग वहां पर आक्रमण करता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही अनंत वर्मन चोंडगंग की मृत्यु हो जाती है। क्लियर है? तो अनंत वर्मन चोंडगंग यहाँ पे जो बस्तर के आसपास के क्षेत्रों में आक्रमण हो रहा है, जो उड़ीसा से सटे हुए क्षेत्र है, वो आक्रमण से डर कर क्या करता है, पृथ्वीदेव द्वितीय के अधीन आने वाले कलिंग यानी उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों पर वो जाकर आक्रमण करता है, और कुछ दिनों बाद अनंत वर्मन चोंडगंग की मृत्यु हो जाती है। तब गंग वंश के राजा बनते हैं उन अनंत वर्मन चोंडगंग के बेटे, जिनका नाम रहता है जटेश्वर मधुका भार्गव। जटेश्वर मधुका भार्गव जो है वो अनंत वर्मन चोंडगंग के बेटे रहते हैं, वो शासक बनते हैं। तब पृथ्वीदेव द्वितीय जो रहते हैं, पृथ्वीदेव द्वितीय के एक तलहारी मंडल रहता है जो बिलासपुर और रायपुर के बीच का क्षेत्र, तलहारी क्षेत्र, वहां उस तलहारी मंडल के जो प्रमुख रहते हैं जिनका नाम रहता है ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव के नेतृत्व में एक सेना जाती है जटेश्वर मधुका भार्गव पर आक्रमण करने के लिए, और जटेश्वर मधुका भार्गव को वो हरा देते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर ब्रह्मदेव की जो सेना रहती है, यानी आप बोल सकते हैं पृथ्वीदेव द्वितीय की सेना, जिसका सेनापति बनाकर भेजा जाता है ब्रह्मदेव को। ब्रह्मदेव एक्चुअल में तलहारी मंडल का मांडलिक रहते हैं। वो जटेश्वर मधुका भार्गव को युद्ध में हरा देते हैं और उनको कैद भी कर लेते हैं, बाद में छोड़ भी दिए जाते हैं, लेकिन कैद भी कर लेते हैं जटेश्वर मधुका भार्गव को। क्लियर है? तो ब्रह्मदेव के इस कार्य से प्रसन्न होकर पृथ्वीदेव द्वितीय ब्रह्मदेव को अपना मंत्री बना देते हैं। क्लियर है? तो ब्रह्मदेव को मंत्री बना देते हैं पृथ्वीदेव द्वितीय, क्योंकि उन्होंने जटेश्वर मधुका भार्गव को हराया था। अब देखते हैं ब्रह्मदेव के द्वारा कुछ मंदिरों का निर्माण करवाया गया है। ब्रह्मदेव ने संबलपुर में नरसिंहनाथ का मंदिर बनवाया है, नारायणपुर में धुरजटी मंदिर का निर्माण करवाया है, और एक डूमर महल का निर्माण करवाया है। ठीक है, तो संबलपुर में नरसिंहनाथ का मंदिर ब्रह्मदेव ने बनवाया है, नारायणपुर में धुरजटी मंदिर का निर्माण कराया है, और डूमर महल का निर्माण भी पृथ्वीदेव द्वितीय के जो मंत्री थे ब्रह्मदेव ने ही करवाया है। इसके अलावा
पृथ्वीदेव द्वितीय के सामंत थे वल्लभराज, मैंने इनका नाम हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था। सामंत थे वल्लभराज, उन्होंने खारंग झील का निर्माण करवाया। तो खारंग झील का निर्माण किसने करवाया है? सामंत वल्लभराज ने। ठीक है, इसके अलावा सामंत वल्लभराज ने रत्नेश्वर सरोवर का भी निर्माण करवाया है। ठीक है, तो खारंग वल्लभराज, आपको याद रखना, सामंत वल्लभराज ने खारंग झील का निर्माण करवाया, रत्नेश्वर सरोवर का भी निर्माण करवाया है। क्लियर है? इसके अलावा जगपाल जब यहाँ पर जाते हैं आक्रमण करने बस्तर के आसपास के क्षेत्र में, तो जगपाल वहां पर अपने नाम पर एक शहर बसाते हैं जिसको जगपालपुर कहा गया। ठीक है, तो जगपाल ने जगपालपुर नामक नगर बसाया और यही जगपालपुर वर्तमान में जगदलपुर के नाम से जाना जाता है, ऐसा इतिहासकार मानते हैं। क्लियर है? तो जगपाल ने जगपालपुर नामक नगर बसाया जिसे जगदलपुर के नाम से वर्तमान में जाना जाता है, ऐसा इतिहासकार मानते हैं। इसके अलावा जगपाल ने राजिम में रामचंद्र मंदिर का निर्माण करवाया। आपको याद होगा जब हम पढ़े थे अछूतोद्धार वाला मुद्दा, सुंदरलाल शर्मा राजीव लोचन मंदिर में वहां पर प्रवेश कराने जाते हैं, लेकिन वहां पर प्रवेश नहीं करा पाते तो रामचंद्र मंदिर में प्रवेश करवाते हैं। तो राजिम के जो रामचंद्र मंदिर का निर्माण यही जगपाल ने ही करवाया था, या आप बोल सकते जगतपाल ने करवाया था, जो पृथ्वीदेव द्वितीय के यहाँ पर सेनापति थे। इसके अलावा राजिम के राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। जो राजिम में राजीव लोचन मंदिर है, जो कि नलवंशी शासक विलास तुंग ने बनवाया था, तो उसी मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? यहाँ पर जगपाल ने कराया था, जो पृथ्वीदेव द्वितीय का सेनापति था। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पृथ्वीदेव द्वितीय ने भी सोने व चांदी के सिक्के जारी किए। पृथ्वीदेव द्वितीय ने भी सोने व चांदी के सिक्के जारी किए। पृथ्वीदेव द्वितीय के द्वारा रतनपुर में गज किला या हाथी किला का निर्माण करवाया गया। पृथ्वीदेव द्वितीय के द्वारा गज किला या हाथी किला का निर्माण रतनपुर में करवाया गया, जहां पर इस जो गज किले है वहां पर रावण का जो है यज्ञ करते हुए अपने जो सर है उसको काटे हुए मूर्ति भी स्थापित है। तो रावण की सिर कटी हुई मूर्ति भी जो है यहीं पर है। और गज किला और हाथी किला का निर्माण किसने करवाया? पृथ्वीदेव द्वितीय ने। आगे चलकर हम पढ़ेंगे, यहाँ पर जो है गज किले के सब बाहरी जो है वहां पर वीर गोपल्ला की भी एक मूर्ति बनवाई गई, वो आगे का बात है। क्लियर है? इसके अलावा रतनपुर में बुद्धेश्वर महादेव मंदिर या जिसको बूढ़ा महादेव मंदिर बोलते हैं, उसका निर्माण भी पृथ्वीदेव द्वितीय ने करवाया। कौन सा? रतनपुर में बुद्धेश्वर महादेव मंदिर या बूढ़ा महादेव मंदिर, इसका निर्माण भी पृथ्वीदेव द्वितीय ने करवाया। इसके अलावा गिरजावन हनुमान मंदिर का निर्माण रतनपुर में पृथ्वीदेव द्वितीय के शासनकाल में ही हुआ है। गिरजावन हनुमान मंदिर, यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर हनुमान जी की जो मूर्ति है उनके दोनों कंधों पर, एक कंधे में राम जी बैठे हुए हैं और एक कंधे में लक्ष्मण जी, और रावण जो है वो नीचे पड़े गिरे हुए हैं, उसके ऊपर हनुमान जी पैर रखे हुए हैं। तो ऐसी मूर्ति गिरजावन हनुमान मंदिर में है, जो कि किसने बनवाया था? पृथ्वीदेव द्वितीय ने। अगला देखते हैं, रतनपुर में खड़क तालाब का निर्माण करवाया। तो पृथ्वीदेव द्वितीय के शासनकाल में ही रतनपुर में खड़क तालाब का निर्माण हुआ था। तो ये हो गया हमारा शासनकाल पृथ्वीदेव द्वितीय का। अगले शासक देखते हैं, वो है जाजल्यदेव द्वितीय। तो जाजल्यदेव द्वितीय का शासनकाल 1165 से 1168 रहा है, 1165 से 68। अगर हम देखें तो इनके कुछ अभिलेख प्राप्त हुए और अभिलेख से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लगती वो देख लेते हैं। जाजलदेव द्वितीय के समय का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, सिवरी नारायण अभिलेख। तो जाजलदेव द्वितीय के समय का ही एक अभिलेख है, सिवरी नारायण अभिलेख। इसमें एक हमको एक इंपॉर्टेंट चीज पता चलती है जो बहुत सी बुक में नहीं दी हुई है, वो ये है कि कलचुरियों की एक छोटी शाखा जो पृथ्वीदेव प्रथम के भाई सर्वदेव ने प्रारंभ की थी। यानी यहाँ पर ये बोला जा रहा है, सिवरी नारायण अभिलेख से हमको ये जानकारी मिलती है जो जाजलदेव द्वितीय के समय का है, कि पृथ्वीदेव प्रथम जब शासक बने थे तो उसका एक भाई भी था जिसका नाम था सर्वदेव। तो सर्वदेव ने कलचुरियों की एक और शाखा बनाई थी, यानी रतनपुर के कलचुरियों से अलग होकर या उसके अधीन रहते हुए एक और शाखा बनी थी जिसको सिवरी नारायण शाखा कहा गया था। और उस सिवरी नारायण शाखा के जो पहले शासक थे वो थे सर्वदेव। क्लियर है? तो ये जानकारी हमको मिल रही है जाजलदेव द्वितीय के समय के एक अभिलेख से, जो कि सिवरी नारायण अभिलेख के नाम से जानी जाती है। आज तक हम सिर्फ यही पढ़ते हैं कि रायपुर शाखा बनी थी, तो सिवरी नारायण में भी एक शाखा थी। इससे हमको स्पष्ट होता है जिसके प्रथम शासक थे पृथ्वीदेव प्रथम के भाई सर्वदेव। क्लियर है? इसके बाद जो है एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, मल्हार अभिलेख। तो मल्हार अभिलेख से हमको जानकारी मिलती है कि
सोमराज के द्वारा। अब ये सोमराज में लिखा हुआ है गंगाधर के पुत्र सोमराज। अब ये गंगाधर कौन है ये स्पष्ट जानकारी नहीं है, क्योंकि जब हम आगे पढ़ेंगे तो रतन देव तृतीय के समय गंगाधर एक मंत्री भी थे, तो ये उनके बेटे हैं कि कौन सोमराज है ये स्पष्ट इतिहासकारों में नहीं हो पाया है। तो सोमराज के द्वारा, क्योंकि बस उसमें अभिलेख में लिखा है गंगाधर के पुत्र सोमराज, ठीक है। तो आपको याद रखना मल्हार अभिलेख जाजल देव द्वितीय के समय का है। इसमें बताया गया कि सोमराज के द्वारा मल्हार में पातालेश्वर मंदिर या केदारेश्वर मंदिर का निर्माण किया गया है, ठीक है। तो सोमराज के द्वारा पातालेश्वर मंदिर या केदारेश्वर मंदिर का निर्माण हुआ है किसके शासनकाल में? जाजल देव द्वितीय के शासनकाल में, ठीक है। और यहाँ पर जो है सोमराज को गंगाधर का पुत्र बताया गया है, लेकिन गंगाधर कौन है वो नहीं पता। और इस मंदिर में सोमराज की जो है एक छोटी प्रतिमा भी स्थित है पातालेश्वर या केदारेश्वर मंदिर में। आगे देखते हैं अमोदा ताम्रपत्र। तो अमोदा ताम्रपत्र से हमको ये जानकारी मिलती है कि धीरू नामक महाग्रह द्वारा पकड़ने का उल्लेख, यानी जाजल देव द्वितीय को धीरू नामक का महाग्रह ने पकड़ा था। अब इतिहासकारों में ये मतभेद है कि ये धीरू कौन है। कई इतिहासकार मानते हैं कि ये धीरू घड़ियाल है, कई इतिहासकार मानते हैं कि ये धीरू जो है वो कोरवा जनजाति का कोई नेता था, यानी कोरवा जनजाति में आदिवासियों का कोई प्रमुख लीडर रहा होगा। तो कई हमको अभिलेख भी मिले हैं जनजातियों से संबंधित, उसमें यह बताया गया है कि उन्होंने कलचुरी वंश के एक शासक को और उनकी रानियों को कैद कर लिया था। तो ऐसा माना जाता है कि वो कोरवा या कौरव जो माने गए हैं उन्होंने किसको पकड़ा था? जाजल देव द्वितीय को पकड़ा था। तो इतिहासकारों में मतभेद है कि कौन है ये, मतलब वो धीरू जो है ये घड़ियाल को भी धीरू बोला जाता है और एक कौरव जो लोग हैं आदिवासी उनको भी धीरू बोला जाता है। तो कोरवा या कौरव जो है उन्होंने जाजल देव द्वितीय को पकड़ा था। अब इस तरीके से भी क्वेश्चन पेपर में आ सकता है क्योंकि कई आदिवासी अभिलेख में उनका उल्लेख है। क्लियर है। इसके अलावा जो है जाजल देव द्वितीय के समकालीन त्रिपुरी के कलचुरी शासक, जाजल देव द्वितीय के समकालीन त्रिपुरी के कलचुरी शासक थे जय सिंह। जय सिंह ने जाजल देव द्वितीय को कमजोर समझा और जाजल देव द्वितीय पर उन्होंने आक्रमण कर दिया। लेकिन यहाँ पर जो है समकालीन त्रिपुरी कलचुरी शासक जय सिंह थे, इन्होंने आक्रमण कर दिया किसके ऊपर? जाजल देव द्वितीय के ऊपर। लेकिन उल्हण देव जो कि सिवरी नारायण की एक शाखा थी, जैसे कि मैंने पहले बताया कि यहाँ पर जो है सिवरी नारायण में एक शाखा अलग हो गई थी, सर्वदेव वहां के शासक थे। तो इसी सिवरी नारायण शाखा के जो प्रमुख थे उनका नाम था उल्हण देव। उल्हण देव जो थे उन्होंने किससे युद्ध किया? जय सिंह से युद्ध किया। उल्हण देव इस युद्ध में उल्हण देव की मृत्यु भी हो गई, लेकिन जय सिंह जो है जीत नहीं पाया, जय सिंह को वापस त्रिपुरी जाना पड़ा। तो यहां पर जो है जाजल देव द्वितीय को इस युद्ध को जीतने में मदद की थी उल्हण देव ने, जो कि एक सामंत के पद पर थे सिवरी नारायण में। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि सिवरी नारायण शाखा के उस समय ये प्रमुख रहे होंगे। ठीक है, तो उल्हण देव जो है जाजल देव के काफी करीब रहते हैं। उल्हण देव जो है उनकी मृत्यु होती तो उनकी 3 रानी रहती जो जाजल देव के साथ उल्हण देव के साथ ही सती हो जाती है। तो उल्हण देव के एक बेटे रहते हैं जिनका नाम रहता है अम्मड़ देव। अम्मड़ देव को का पूरा शिक्षा दीक्षा पालन पोषण जो किया वो जाजल देव द्वितीय ने ही किया था। क्लियर है। तो उल्हण देव के बेटे थे अम्मड़ देव। तो उल्हण देव के द्वारा सिवरी नारायण में चंद्रचूड़ मंदिर का भी निर्माण करवाया गया था। ठीक है, निर्माण कार्य प्रारंभ उल्हण देव के समय हो गया था, लेकिन उसको पूरा करने में अम्मड़ देव का भी सहयोग रहा है। क्लियर है। तो आपको याद रखना है कि चंद्रचूड़ मंदिर का निर्माण सिवरी नारायण में उल्हण देव के समय चालू हुआ था और शासनकाल किसका था? यहाँ पर जाजल देव द्वितीय का। तो यहाँ पे जाजल देव द्वितीय का शासन खत्म होता है और अगले शासक बनते हैं जगत देव। जगत देव जो रहते हैं वो जाजल देव द्वितीय के ही बड़े भाई रहते हैं। तो इतिहासकारों को यह समझने में दिक्कत हुआ है कि बड़े भाई को यहाँ पर शासन पहले नहीं मिला, छोटे भाई को कैसे मिल गया। तो यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि जब ये शासन में जाजल देव द्वितीय बैठ रहे थे तो जगत देव जो है कहीं दूसरी जगह युद्ध में गए हुए थे, जिस कारण ये शासक नहीं बन पाए थे। तो जगत देव जो है 1168 से 1178 तक शासक रहते हैं। इनके कार्यकाल में कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं हुआ है, बस इनका कार्यकाल में पूरा राज्य में अराजकता फैली हुई थी, यानी भूखमरी फैली हुई थी, राजकोष भी खाली होता जा रहा था। तो ये सब था जगत देव के काल में। अगले शासक बनते हैं रतन देव तृतीय।
तो जगत देव और उनकी पत्नी लाछल्ला देवी के बेटे रहते हैं रतन देव तृतीय। तो रतन देव तृतीय जो है 1178 से 1198 के बीच में शासक रहते हैं। रतन देव तृतीय के शासन काल में भी अराजकता फैली रहती, जैसे जगत देव के समय रहती, भुखमरी फैले रहती है, राजकोष खाली होता जाता है, उनकी सेना कमजोर होती जाती है। तो यहाँ पर जो रहते हैं इनके कार्यकाल में एक मंत्री बनाते हैं ये, जिनका नाम रहता है गंगाधर। तो गंगाधर को जब ये मंत्री बनाते हैं तो गंगाधर की जो कूटनीति प्रभाव रहता है, गंगाधर जो ये कंडीशन यहाँ पर बिगड़ी हुई थी उसको सुधार देते हैं। यानी यहाँ पर उनके द्वारा जो भुखमरी फैली तो उसको भी दूर करने का प्रयास किया जाता है, राजकोष में भी वृद्धि होती है, सेना भी मजबूत होने लगती है। तो यहाँ पर जो है रतन देव तृतीय के मंत्री थे गंगाधर, जिन्होंने इस अराजकता की स्थिति में कार्यभार को संभाला था मंत्री के। इसके अलावा जो है गंगाधर के द्वारा खरौत के लखनेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया गया है। तो गंगाधर के द्वारा, जो कि रतन देव तृतीय के मंत्री थे, उनके द्वारा खरौत के लखनेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया, जो बनवाया किसके द्वारा गया था? ईशान देव के द्वारा। ठीक है। इसके अलावा खरौत के मंदिर के दक्षिण में, खरौत के जो लखनेश्वर मंदिर है उसके दक्षिण में तपस्वी के लिए मठ का निर्माण करवाया था। ठीक है। तो गंगाधर ने मंदिर के दक्षिण में तपस्वी के लिए मठ का निर्माण करवाया था। इसके अलावा खरौत के सौरी मंदिर में मंडप निर्माण, यानी जो गंगाधर है उन्हीं के द्वारा खरौत के सौरी मंदिर जिसको कि सबरी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, उस मंदिर में जो है मंडप का निर्माण करवाया था गंगाधर ने। अगला, रतनपुर में महालक्ष्मी देवी का मंदिर, जिसे लक्ष्मी देवी का मंदिर भी कहते हैं, उसका भी निर्माण करवाया था गंगाधर ने। तो रतनपुर में महालक्ष्मी देवी मंदिर या लक्ष्मी देवी का मंदिर, इसका निर्माण करवाया था रतन देव तृतीय के जो मंत्री थे गंगाधर ने। इसके अलावा रतनपुर में वीरा देवी का मंदिर बनवाया। वीरा देवी का मंदिर एक बीरा पहाड़ी के पास, वो भी जो है यही बनवाए हैं। इसके अलावा रतनपुर में पशुपति शिव मंदिर का निर्माण करवाया, प्लस हर हेरम्ब मंदिर भी रतनपुर में है, उसका भी निर्माण गंगाधर ने करवाया। तो रतनपुर में पशुपति शिव मंदिर और हर हेरम्ब मंदिर का निर्माण भी गंगाधर ने करवाया। अगला देखिए, दुर्ग में दुर्गा मंदिर का निर्माण करवाया। दुर्ग जो है दुर्गा मंदिर का निर्माण दुर्ग के क्षेत्र में करवाया गंगाधर ने। इसके अलावा रतनपुर में गणपति मंदिर का निर्माण करवाया, जो वर्तमान में टूटी अवस्था में है। तो गणपति मंदिर का निर्माण भी किसने करवाया था? गंगाधर ने करवाया था। इसके अलावा पोरत रायगढ़ में शंभू मंदिर या शिव मंदिर का निर्माण करवाया। शंभू मंदिर भी बोलते हैं, शिव मंदिर भी बोलते हैं। तो पोरत रायगढ़ में आपको पता होगा, जब हीराकुंड डैम के गेट खोले जाते हैं तो सबसे पहले बाढ़ यही क्षेत्र में आती है। तो पोरत का मंदिर कई बार डूब जाता है। तो पोरत या का जो शंभू मंदिर या शिव मंदिर है रायगढ़ में, उसका निर्माण भी गंगाधर ने करवाया। इसके अलावा पहपक में सूर्य मंदिर का निर्माण भी गंगाधर ने करवाया था। मैंने नेट में खोजने की कोशिश की कि पहपक कहाँ है, तो कहीं उसका मिल नहीं रहा है कि पहपक जगह वर्तमान में कहाँ पे है। तो पहपक में बस आप याद रखिए सूर्य मंदिर का निर्माण भी करवाया था गंगाधर ने, जो कि रतन देव तृतीय का ही मंत्री था। अब यहाँ पर जो है रतन देव तृतीय के बाद पृथ्वीदेव तृतीय शासक बनते, कई इतिहासकार मानते हैं बनते, कई इतिहासकार मानते नहीं बनते। तो इनका शासनकाल रहा है या नहीं रहा, इसके विषय में इतिहासकारों में मतभेद है। उसके बाद शासक बनते हैं प्रतापमल। प्रतापमल का शासन हम यहीं से मानते हैं 1198 से, क्योंकि पृथ्वीदेव तृतीय का पता नहीं वो बने हैं कि नहीं बने हैं। तो प्रतापमल जो है 1198 से 1222 ईस्वी तक शासक रहते हैं। इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह है कि प्रतापमल के समय के हमको 2 ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं, जिसमें आखिरी बार कलचुरी संवत का प्रयोग हुआ है। जैसे विक्रम संवत, शक संवत, वैसे कलचुरी संवत था। तो कलचुरी संवत का अभी तक जितने भी ताम्रपत्र अभिलेख हमको मिल रहे हैं, सब में कलचुरी संवत का प्रयोग होता था। तो प्रतापमल के ही अभिलेख ऐसे हैं या ताम्रपत्र ऐसे हैं जिसमें अंतिम बार कलचुरी संवत का प्रयोग हुआ है। इसके बाद जिनके भी ताम्रपत्र या अभिलेख हमको मिले उसमें कलचुरी संवत का प्रयोग नहीं है। तो पेपर में आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से कलचुरी शासक में के अभिलेखों में या ताम्रपत्रों में अंतिम बार कलचुरी संवत का प्रयोग हुआ है, तो वो है प्रतापमल। तो प्रतापमल के 2 हमको ताम्रपत्र मिले, पेंड्राबंद और बिलाईगढ़, जिसमें 969 कलचुरी संवत लिखा हुआ है। क्लियर है। इसके अलावा प्रतापमल ने जो है गोल व षटकोण तांबे के सिक्के भी जारी किए थे। आकृति में गोल थे और षटकोण थे, यानी 6 कोनों वाले भी होते थे। तो ये भी सिक्के जो है प्रतापमल ने जारी किए। उसमें प्रतापमल का हस्ताक्षर भी होता था उन सिक्कों में।
इसके अलावा इन सिक्कों में तलवार व सिंह का चिन्ह भी बना रहता था। तलवार व सिंह का चिन्ह जो है वो प्रतापमल के सिक्कों में रहता था। और आखिरी में जो है प्रतापमल के सिक्कों में नाम भी लिखा हुआ मिलता है, श्रीमत प्रताप मल्लदेव। श्रीमत प्रताप मल्लदेव ये नाम लिखा हुआ मिलता है प्रतापमल के सिक्कों में। इसके बाद जो है प्रतापमल के बाद कौन से कलचुरी शासक हुए, ये जो है अंधकार काल आता है, कलचुरी शासन का अंधकार काल, जिसमें हमको यही नहीं जानकारी लगती कि इनके बाद, क्योंकि ताम्रपत्र मिलते ही नहीं, सीधा बाहर साय के काल में हमको मिलते हैं। तो इसके बीच में कौन शासक रहे ये जानकारी हमको नहीं मिल पाता। इसको कलचुरी काल का अंधकार समय कहते हैं। तो इसमें बाबू रेवाराम ने कुछ राजाओं के नाम लिखे हैं, तो वो अब हम पढ़ेंगे कि कौन कौन शासक हुए। आपको क्रम कभी जमाने के लिए दे सकता है। तो बाकी अब यहाँ का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसको आगे बढ़ते हैं और इसको आगे बढ़ा के अन्य राजाओं के बारे में देखते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और कलचुरी काल का जो अंधकार काल रहा है उसमें क्या कौन कौन से शासक हुए उनका नाम देख लेते हैं। यहाँ पर ये नाम जो है अलग अलग इतिहासकार ने अलग अलग नाम बताया है, तो उनमें जो कॉमन नाम है उसको हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये नाम जो है बाबू रेवाराम ने अपनी तारीखे है वंशी में अलग बताया है, कुछ रतनपुर आख्यान में अलग नाम मिलता है। तो इसी के लिए जो है हम यहाँ पर एक जो दोनों में कॉमन नाम है उसको देख लेते हैं, लेकिन ये ऑथेंटिक है कि नहीं है, बस क्रम जो है वो हमको पता है, लेकिन यही क्रम होगा इसके बाद, ये इसके विषय में भी जानकारी उपलब्ध नहीं है, केवल नाम हमको मिल रहे हैं। तो अंधकार काल में जो है जय सिंह देव पहले शासक बनते हैं, उसके बाद धर्म सिंह देव। धर्म सिंह देव में लिखा रहता है कि इस समय मुगल आक्रमण हुआ था, लेकिन अगर हम काल देखें तो धर्म सिंह देव का कार्यकाल इस समय इस हिसाब से नहीं होगा कि यहाँ पर जो है मुगल अभी तक तो भारत ही नहीं आए थे मुगल, तो इनके काल में मुगल आक्रमण कैसे होगा ये स्पष्ट जानकारी हमारे पास नहीं उपलब्ध है। लेकिन जो तारीखे है वंशी में बाबू रेवाराम ने लिखा है कि इस समय मुगल आक्रमण हुए थे, तो कभी पेपर में आ गया तो आप इस तरीके से बना लीजिएगा, धर्म सिंह देव के समय मुगल आक्रमण होता है, लेकिन इनके कार्यकाल के विषय में सही जानकारी नहीं है हमारे पास, तो इसी के लिए जो है हम इसका समय काल को मैच नहीं कर पाएंगे। अगला है जगन्नाथ सिंह देव। तो जगन्नाथ सिंह देव के दो बेटे रहते हैं, एक बेटा रहता है वीर सिंह देव जो बड़ा बेटा रहता है, और देवनाथ सिंह देव जो है वो छोटे बेटे रहते हैं। तो आगे चलकर इन्हीं के बेटों के मध्य जो है रतनपुर के कलचुरियों का साम्राज्य का बंटवारा होता है। अगले शासक है वीर सिंह देव। तो वीर सिंह देव के समय ही जो है यहाँ पर बंटवारा हो जाता है शासन का, बड़े बेटे को रतनपुर की शाखा मिलती है और छोटे बेटे को देवनाथ सिंह देव को जो है रायपुर की शाखा मिलती है, ऐसा प्रमाण हमको मिलता है। तो बंटवारा जो है वो वीर सिंह देव के समय हो जाता है, बड़े बेटा जो है रतनपुर की गद्दी में बैठता है, और इस समय रतनपुर की गद्दी से एक शाखा अलग होती है, रायपुर की शाखा बनती है जिसको लहुरी शाखा बोलते हैं, यानी छोटी शाखा, वो वीर सिंह देव के समय ही बनती है, जहां पे देवनाथ सिंह देव को रायपुर का क्षेत्र मिलता है। उसके बाद कमल देव शासक बनते हैं, फिर शंकर साय, मोहन साय, दादू साय, पुरुषोत्तम साय। कमल देव, शंकर साय, मोहन साय, दादू साय, पुरुषोत्तम साय। इसके बाद शासक बनते हैं बहार साय या बहारेंद्र, जिनका शासनकाल 1544 में खत्म होता है, केवल हमको इतनी जानकारी मिलती है। बहारेंद्र के समय जो है पठानों का आक्रमण होता है, तो ये जानकारी मिलती है कि बहार साय या बहारेंद्र जो है पठानों के आक्रमण के कारण अपने रतनपुर के क्षेत्र को छोड़कर कोसंगई चले जाते हैं और वहां कोसंगई किले में शरण लेते हैं। लेकिन कोसंगई किले वहां पे कोसंगई को राजधानी बना लेते हैं, ये कहीं प्रमाण नहीं मिलता, केवल कोचिंग सेंटर की बुक में लिखा रहता है कि कोसंगई को राजधानी बनाया। वो राजधानी नहीं, केवल किले परिवर्तन होता है, रतनपुर से कोसंगई जाते हैं। तो यहाँ पर बहारेंद्र साय के जो मंत्री रहते हैं जिनका नाम रहता है माधव, वो क्या करते हैं, जब पठानों का आक्रमण होता है तो माधव भी उनके ऊपर आक्रमण कर देते हैं और पठानों को यहाँ से हराकर भगा देते हैं और उनके जितने भी सामान रहते हैं, हाथी घोड़े, सबको जब्त कर लेते हैं। यहाँ पर बहारेंद्र साय के समय जो है बिसैया ठाकुर, जो बहारेंद्र साय के सेनापति रहते हैं, उनकी सेना से वो प्रसन्न होकर, उनके कार्यों से प्रसन्न होकर बहारेंद्र या बहार साय जो है बिसैया ठाकुर को सोना खान की जमींदारी को दान में देते हैं, यानी सोना खान की जमींदारी गिफ्ट में मिलती है बिसैया ठाकुर को, और आगे चलकर सोना खान का विद्रोह जो हम पढ़ चुके हैं। कई बुक में, जैसे कि मैंने पहले बताया, कई बुक में ऐसा भी लिखा मिलता है चतुरगढ़ किले का निर्माण बहार साय ने किया था। तो आप ऑप्शन से बना के देखिएगा, अगर ऑप्शन में बहार साय आ रहा है और जो हम पहले पढ़े वो नहीं आ रहा है तो बहार साय को ले लीजिएगा, लेकिन अगर ऑप्शन में दोनों आ रहा है तो जो हम पहले पढ़े उसको लीजिएगा, बहार साय को मत लीजिएगा, क्योंकि कई बुक में बहार साय का नाम यहाँ पर चतुरगढ़ किले में जुड़ा हुआ मिलता है।
ठीक है, तो आप उसको थोड़ा सा देख के चलिएगा, ऑप्शन के हिसाब से इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा। अगले शासक बनते हैं कल्याण साय। कल्याण साय का शासनकाल 1544 से 1581 ईस्वी के आसपास रहता है। ये भी जो है बाबू रेवाराम के हिसाब से, बाबू रेवाराम ने जो अपनी तारीखें है वंशी लिखी है उसके हिसाब से इन्होंने बताया है कि कल्याण साय और मंडला के राजा के मध्य युद्ध होता है, और इस युद्ध के बाद जो है कल्याण साय को अकबर के दरबार में उपस्थित करवाने के लिए बुलाया जाता है। तो कल्याण साय अकबर के दरबार में 8 साल तक रहते हैं। ये जानकारी हमको बाबू रेवाराम के जो उनका तारीखें है वंशी उससे मिलता है। लेकिन अगर हम बात करें देवार गीतों की और तुजू के जहांगीरी की, देवार गीतों की और तुजू के जहांगीरी में ये बताया जाता है कि जो कल्याण साय था, रतनपुर के शासक कल्याण साय, वो जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ था। ठीक है, तो जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ था, ये जानकारी हमको देवार गीतों में मिलती है, गोपल्ला गीत में मिलती है और तुजू के जहांगीरी में मिलती है कि जहांगीर के दरबार में राजा कल्याण साय उपस्थित हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा कि किसके दरबार में उपस्थित हुआ था, सिर्फ लिखा रहेगा मुगल सम्राट के दरबार में उपस्थित हुआ था, नहीं तो यहाँ पर उसका रेफरेंस देकर आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर है, तो यहाँ पर ये तुजू के जहांगीरी में लिखा था कि परवेज जो कि जहांगीर के पुत्र थे वो कल्याण साय को लेकर आए थे जहांगीर के सामने। ठीक है, इसके अलावा जब जहांगीर, अगर अकबर या जहांगीर जिसके भी दरबार में थे वो वहां पर जो है गोपालवीर जाते हैं। गोपालवीर कौन है? ये पहलवान रहते हैं, ये रतनपुर के क्षेत्र से कल्याण साय को छुड़वाने जाते हैं और वहां पर जो अपने पहलवानी का कर्तव्य दिखाकर कल्याण साय को छुड़वा लेते हैं और जो रतनपुर की क्षेत्र रहता है उसको भी पूर्ण रूप से टैक्स फ्री करवा लेते हैं। ठीक है, जिसके कारण गोपालवीर के कारण गोपल्ला गीत गाया जाता है जो कि गोपालवीर से संबंधित है, यानी वो कलचुरी कालीन गीत है। क्लियर है। इसके अलावा जो है गोपालवीर का जो गज किला में एक जो हम हाथी किला गज किला पड़े उसके सामने गोपालवीर की भी मूर्ति है वहीं पर। ठीक है, अगला देखते हैं जमाबंदी व भू राजस्व व्यवस्था। जमाबंदी व भू राजस्व व्यवस्था जो है या बोल लीजिए एक भू राजस्व व्यवस्था की पुस्तिका थी कल्याण साय की। तो ये जो है ये जमाबंदी और भू राजस्व पत्रिका के लिए भी जाने जाते थे और यही इनका जो गढ़ों का विभाजन है, छत्तीसगढ़ में जो अलग अलग गढ़ बने हैं, ऐसा माना जाता है कि वो गढ़ों का विभाजन कल्याण साय की जमा पुस्तिका में उसका पहले ही उल्लेख किया हुआ था और आगे चलकर ब्रिटिश अधिकारी ने इन्हीं की जमाबंदी जो पुस्तक है उसी का प्रयोग करके छत्तीसगढ़ में टैक्स प्रणाली लगाई थी। ठीक है, इसके अलावा जो है कल्याण साय ने जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया रतनपुर में, जहां पर जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और बलभद्र की प्रतिमा है। ठीक है, जो जगन्नाथ मंदिर रतनपुर में बना, कई में लिखा रहता है कोसंगई किले में जगन्नाथ मंदिर है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर जो है वो रतनपुर किले में है, जहां पर जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और बलभद्र की प्रतिमा भी स्थापित है। अगले शासक बनते हैं लक्ष्मण साय। लक्ष्मण साय जो रहते हैं 1581 से 1596 ईस्वी का इनका शासनकाल रहता है। लक्ष्मण साय जो है मुख्य रूप से बही खाता और लेखा प्रणाली चालू किए थे, यानी लेखा प्रणाली यानी हर चीज का लेख बनाना चालू किए थे, या बोल लीजिए राजस्व संबंधित पूरा प्रमाणित दस्तावेज हमको लक्ष्मण साय के समय मिलता है। इसके अलावा लक्ष्मण साय की जब मृत्यु होती है तो रतनपुर के किले का जो अंतिम भाग है, ठीक है, रतनपुर किले का अंतिम भाग जहां की मोतीपुर वाला क्षेत्र आता है, उस क्षेत्र में जो है जैसे ही लक्ष्मण साय की मृत्यु होती है तो लक्ष्मण साय की मृत्यु होने के बाद उनकी 20 रानी जो रहती है वो यहीं पर सती होती है, जिसके कारण जो है वहां पे 20 दुवरिया तालाब रहता है, जहां पर तालाब में जाने के 20 रास्ते रहते हैं, तो वहीं पर 20 दुवरिया मंदिर का निर्माण करवाया गया है जहां पर इनकी रानी सती हुई थी। अगले शासक है शंकर साय, 1596 से 1622, कोई जानकारी नहीं। त्रिभुवन साय 1622 से 1635, कोई जानकारी नहीं। जगमोहन साय 1635 से 1649, कोई जानकारी नहीं। अदली साय 1649 से 1675, कोई जानकारी नहीं। रंजीत साय 1675 से 1689। अब यहां से जो जितने भी शासक हुए हैं सबके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जहां से हमारी हिस्ट्री की क्लास चालू हुई थी, मराठा काल चालू हुआ था, वहां पर आपने इन सब शासकों के बारे में पढ़ा हुआ है, जैसे कि तखत सिंह 1689 से 91, राज सिंह 1691 से 1712, गोपाल मिश्र इनके ही दरबारी थे, सिरदार सिंह 1712 1732 और अंतिम कलचुरी शासक रतनपुर के रघुनाथ सिंह 1732 से 1741। तो जहां हमने छत्तीसगढ़ की क्लास चालू की थी, पहली क्लास, वहां पर ये सभी शासकों के बारे में हम पहले ही डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा रतनपुर के कलचुरी वंश वाला पार्ट खत्म होता है। कल हमारी सीजी हिस्ट्री की आखिरी क्लास रहेगी,
जिसमें हम रायपुर के कलचुरी वंश और पूरा जो प्रशासनिक व्यवस्था रहा है कलचुरियों का वो वाला पार्ट देखेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, कल मिलेंगे आखिरी क्लास में।